गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 115। What happened when some children tried to push a box on a rough floor? इससे पहले हमने आपको बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स बता दिया था। ये देखिए एक सम चिल्ड्रंस है, ये इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और यहाँ की जो नीचे की इसकी सरफेस है वो रफ है। तो सम चिल्ड्रन push the box on a rough floor. If they push the box with a small force, the box does not move because of friction acting in a direction opposite to the push. देखिए जैसे ही वो बच्चे इस बॉक्स को पुश करेंगे तो अगर उनका जो फोर्स है वो कम है, फोर्स एक्टिंग ऑन जो उनका फोर्स है अगर कम है, अगर स्मॉल फोर्स उसको पुश करेंगे तो फोर्स को अपोज करने के लिए, फोर्स को रोकने के लिए एक और लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को जो रोकता है वो फ्रिक्शन है, तो फोर्स के अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। अभी हम फ्रिक्शन क्या होता है हम अभी आपको बताएंगे। तो फोर्स को अपोज करता है फ्रिक्शन। वो आप देखिए किसी भी चीज़ को जब आप अपोज करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर कोई दौड़ के आ रहा है आपकी तरफ रन करके और आपको उसको रोकना है, तो जिस डायरेक्शन से वो रन करके आ रहा है हम उसको दूसरे डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे। जैसे अगर कोई इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन आ रहा है और हमको उसको रोकना है, तो हमारा फोर्स किस डायरेक्शन से लगेगा। ये एक बच्चा दौड़ के आ रहा है, हमको रोकना है, तो हम इस डायरेक्शन से रहा था, हमको फोर्स दूसरे डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन से लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से लगाया जाता है। तो इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स विथ अ स्मॉल फोर्स, बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। हम जो पुश कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। This friction force arises between two surfaces in contact. In case between the bottom of the box and floor rough surface, it balances the pushing force and therefore the box does not move. अभी देखिए मैंने आपको बताया फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करेगा, रोकेगा। अब फ्रिक्शन जब फोर्स को अपोज कर रहा है और डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, अब फ्रिक्शन फोर्स तभी अप्लाई हो सकता है जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। अगर कांटेक्ट में नहीं होंगी तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन के लिए दो सरफेस को कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। देन सेकेंड थिंग्स इज बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर्स रफ सरफेस। ये हमारी दो हमको सरफेस मिल गई, तो बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड सरफेस ऑफ द फ्लोर जो कैसी है, रफ है, दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। अब इसके बॉक्स को इसने क्या किया, फोर्स लगा के पुश किया, तो कांटेक्ट में है इसीलिए क्या लगा, फोर्स के अपोजिट एक फ्रिक्शन लगा। तो फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ बॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हमेशा एक्ट होता है। चिल्ड्रन पुश द बॉक्स harder but the box still does not move. This is because the force still balance the pushing force. If the children push the box harder still, the pushing force become bigger than the friction force. अब देखिए क्या करे बच्चे, जो चिल्ड्रन थे उन्होंने और फोर्स से बॉक्स को पुश किया, बॉक्स को और मोर फोर्स से पुश किया। जैसे ही उन्होंने उसको और फोर्स से पुश किया तब भी वो बॉक्स मूव नहीं किया। अब चिल्ड्रन ने क्या किया, उससे भी ज़्यादा फोर्स से बॉक्स को पुश किया, तो अब बॉक्स क्या हो गया, पुश हो गया, तो मूव हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा फोर्स था वो फ्रिक्शन से ग्रेटर हो गया। इफ द फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन, तो बॉक्स क्या हो गया, मूव हो गया। There is an unbalanced force.
सो द बॉक्स स्टार्ट मूविंग। अब देखिए एक अनबैलेंस फोर्स लगने लगा। पहले क्या लग रहा था? बैलेंस फोर्स। फोर्स और फ्रिक्शन दोनों बैलेंस थे, लेकिन जब फोर्स ग्रेटर हो गया और फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया, फोर्स इंक्रीज एंड फ्रिक्शन डिक्रीज, तो बॉक्स क्या हो गया? स्टेट ऑफ मोशन उसने चेंज कर दिया, मूव करने लगा। तो दिस इज अनबैलेंस फोर्स। What happened when we ride a bicycle? When we stop pedaling, the bicycle began to slow down. This is again because of the friction force acting opposed to the direction of the motion. In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling again. जैसे देखिए आप साइकिल चलाते हैं बाइसिकल, ठीक है, आप पेडलिंग करना स्टॉप कर दो। We stop pedaling, the bicycle begin to slow down. जैसे पेडलिंग करना स्टॉप कर देते हैं तो बाइसिकल मूव स्लो, बाइसिकल क्या हो जाती है? स्लो मूव करने लगती है। अब सेम टू सेम वही हुआ फोर्स एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हम पेडलिंग करके आगे जा रहे थे ना, मूव कर रहे थे अपवर्ड में, आगे जा रहे थे, हमारा डायरेक्शन क्या था? आगे की ओर। और फ्रिक्शन, हमने क्या किया? पैडलिंग करना स्टॉप कर दिया। जैसे हमने पैडलिंग करना स्टॉप कर दिया तो एक फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन एक्ट हुआ। और फ्रिक्शन कैसे हुआ? अपोजिट डायरेक्शन। हम स्ट्रेट आगे जा रहे थे तो फ्रिक्शन कब हुआ? हमको बैक में वापस दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में लगा। फ्रिक्शन ने क्या कर दिया? बाइसिकल को स्टॉप कर दिया। कब? अगर फ्रिक्शन हमारे फोर्स से ज़्यादा है। जब फ्रिक्शन ने अपोज एक्ट किया बाइसिकल के, तो बाइसिकल क्या हुई? स्टॉप हो गई बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब हम पैडलिंग कर रहे थे तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, जैसे ही हमने पैडलिंग स्टॉप की तो बाइसिकल पे फ्रिक्शन लगा। क्यों? क्योंकि जो बाइसिकल का व्हील था वो और अर्थ की सरफेस दोनों कांटेक्ट में थी। इट डज वी हैव नेक्स्ट में है if we have to start pedaling again, it does appear that an object maintain its motion under the continuous application of an unbalanced force. अब अगर हमने पेडलिंग शुरू कर दी तो फिर से वो मूव करने लगी बाइसिकल, क्योंकि अब हमारा फोर्स ज़्यादा हो गया है एंड फ्रिक्शन कम हो गया। When force increase and the friction decrease, the bicycle will moving. It is quite incorrect that an object move with a uniform velocity when the force, pushing force or frictional force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. If an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required and the change in its speed or in the direction of the motion would continue as long as this unbalanced force is applied. अभी देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि उसकी मूवमेंट यूनिफॉर्म मोशन में। कब नहीं कह सकते कि उसकी जो हमारा है यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है? व्हेन द फोर्स, अब फोर्स पुशिंग भी हो सकता है, ठीक है, एंड फ्रिक्शनल भी। पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स दोनों एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। द फोर्स पुशिंग एंड फ्रिक्शन बोथ एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस। अगर दोनों बैलेंस है तो जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म मोशन से ही वो मूव करता रहेगा। अगर उस पर कोई और एक तीसरा फोर्स नहीं आता है तो ये हमारा ये बिल्कुल सही नहीं है कि अगर हम उस पर फ्रिक्शन एंड फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का लगा रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज। या तो उसके स्पीड में चेंज होगा या उसके डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, उसके डायरेक्शन में भी चेंज, स्पीड और इन द डायरेक्शन। अब हम कब उसको क्या कर सकते हैं? जो ओके, अगर हमारे ऑब्जेक्ट पे फोर्स और फ्रिक्शन
बैलेंस है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। बट ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर उस पर कोई और एक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर इफ एन अनबैलेंस, अभी जब बैलेंस फोर्स लग रहा होगा तब तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट आराम से मूव करता रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम है तो हमारा मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। बट अगर इस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पे एक अनबैलेंस आ गया तो या तो देयर विल बी अ चेंज, या तो उसकी स्पीड चेंज होगी क्योंकि हमने क्या किया है, एक अनबैलेंस फोर्स उस पर लग गया तो या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी या उसका मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अनबैलेंस फोर्स होगा वो कोई किसी का तो ज़्यादा होगा तो जिस फोर्स तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और क्या हमारा जो मोशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, और जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, एक फोर्स एक्ट करते हैं, अगर वो फोर्स बैलेंस है तब तो वो मोशन करता रहेगा। बट अगर उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उसके स्पीड एंड डायरेक्शन में चेंज होगा। अब उसको एक्सेलरेट करने के लिए अपने मोशन को क्या करना चाहिए, मतलब किसी भी मोशन को एक्सेलरेट करने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड चेंज इन इट्स स्पीड या डायरेक्शन ऑफ द मोशन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस फोर्स इज, जब तक ये अनबैलेंस फोर्स लगा रहेगा तब तक उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ही। अगर ये अनबैलेंस फोर्स बैलेंस फोर्स बन जाएगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तो अगर अनबैलेंस फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और अगर हम उससे अनबैलेंस फोर्स को रिमूव कर देंगे तो फिर से उसमें बैलेंस फोर्स लगेगा और वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। इसी पर हमारे जो न्यूटन्स हैं न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशंस दिए थे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका कुछ डिटेलिंग कर लेते हैं उसके बाद हम आपको बताते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बाय